नमस्कार, मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है एनपीएस सब्सक्राइबर, खास करके जो सेंट्रल एम्प्लॉई या स्टेट एम्प्लॉई हैं जो 1 जनवरी 2004 के बाद जो सेवा में आए हैं और राज्यों और केंद्र की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पे एक सेंट्रल एम्प्लॉइयों की संख्या है, बहुत बड़ा जनमानस है जो एनपीएस से कवर है और एनपीएस लगभग लागू हुए 21 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं और यहाँ पे एनपीएस जो है वो अब इकोनॉमी मार्केट में, मतलब ये जो मार्केट व्यवस्था है उसमें व्यस्क हो गया है। एनपीएस व्यस्क हुआ। एनपीएस का जो फंड है, जो पीएफआरडीए जो ऑपरेट करता है, वो फंड में एक बड़ा अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो एनपीएस सब्सक्राइबर की जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, क्या वो एनपीएस पूरा कर पा रहा है या आने वाले समय में क्या एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम से क्या जो केंद्रीय कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 25 लाख के आसपास में जो कवर लोग हैं, राज्यों के जो कर्मचारी हैं, तो क्या एनपीएस उन लोगों को कवर कर पाएगा? अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सरकार क्यों नहीं इसमें एक ऐसे बदलाव कर रहा है जिसको कर्मचारियों की एकदम बिल्कुल आवश्यकता है? आवश्यकताओं के जगह पे इसके विकल्प के तौर पर बहुत सारे एनपीएस में विकल्प खोल दिए गए, यूपीएस का विकल्प खोला गया। अब कुछ एनपीएस के अंदर महंगाई भत्ते की चर्चा चल रही है, लेकिन वो महंगाई भत्ता कुछ वैसे महंगाई भत्ता की तरह नहीं होंगे जो ओपीएस वाले लोगों को दिया जाता है। तो ये सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एनपीएस वाले लोगों के लिए बिल्कुल एकदम ससमय इसमें बड़ा बदलाव होने की आवश्यकता है। बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है उन केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस में कवर है। तो अगर आप एनपीएस सब्सक्राइबर हैं या अगर आप एनपीएस के जैसा यूपीएस सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से 8वें वेतन आयोग में एनपीएस के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको कैसे टर्म ऑफ प्रेफरेंस में चर्चा में नहीं लाया गया है और 7th पे कमीशन के टर्म ऑफ प्रेफरेंस पे भी देखेंगे कि किस तरीके से 7th पे कमीशन में टर्म ऑफ प्रेफरेंस में एनपीएस सब्सक्राइबरों के पेंशन से रिलेटेड बातों को किया गया था। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एन्यूटी यानी जो 40% सेवानिवृत्ति के बाद जो छोड़ देना पड़ता है उस 40% पर एक मासिक वेतन मिलता है। वह मासिक वेतन अगर ओवरऑल बात करें तो किसी भी सब्सक्राइबर्स के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए एनपीएस के एन्यूटी से उतना पेंशन नहीं मिल पाता है जो उनके इस बाज़ार व्यवस्था में वो पैसा प्रतिस्पर्धी बन पाए। जैसे पुरानी पेंशन योजना वाले लोगों को जिस तरीके से मिलता है वैसा एनपीएस में नहीं है। अगर उनके तुलना में देखें, ओपीएस की तुलना में अगर एनपीएस को देखें तो उसके तुलना में ये एनपीएस काफ़ी पीछे है। अगर बेनिफिट्स की बात करें जिससे कर्मचारी अपने इसेंशियल चीज़ों को पूरा कर सके। अब रह गई कि जो 60% पैसा जो सेवानिवृत्ति के समय दिया जा रहा है वह पैसा कितना प्रतिस्पर्धी हो पाता है? तो ये आपके 10% और 14% की जमा राशि पर से सेवानिवृत्ति के समय आपके 60% राशि दे दिए जाते हैं और 40 रखकर एन्यूटी पर पेंशन तय किया जाता है। 60% की राशि पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई 2016 में उस 60% राशि पे अगर बैंक से ब्याज पाना चाहता था, अगर मासिक तौर पे अगर वो पाना चाहे क्योंकि उसे वस्तुओं की ज़रूरत है, क्योंकि उसे आवश्यकता वाले चीज़ों को पूर्ति करने के लिए उसे मासिक पैसे की आवश्यकता है। अब 2016 में भी वही ब्याज दर उसे प्राप्त हो रहा था बैंक से जो 2026 में हो रहा है। अब इसी से आकलन कर सकते हैं कि लगभग उस समय भी 6 से 7% तक का ही ब्याज मिलता था। आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट जमा होते थे एनपीएस में, अगर 60% मिला और बैंक में जाके आपने जमा कर दिया, वही 2026 में भी मिलेगा। यानी ब्याज दर बिल्कुल वही जैसा है वैसा ही है। अब 2016 का मार्केट और 2026 के मार्केट से तो आप भली भांति परिचित हैं कि दोनों मार्केट में कितना अंतर हुआ है, महंगाई किस तरीके से बढ़ा है। और 2016 में जो बैंक ब्याज दर दे रहा था वही ब्याज दर आज भी मिल रहा है एनपीएस वाले अगर अपने पैसे को बैंक में भी डिपॉजिट करके उससे अगर मासिक कुछ पाना चाहते हैं तब। अब बताइए कि 60% राशि के विकल्प के तौर पे भी पैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा वो बाजार व्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए उनकी आवश्यकताएं हैं, और 40% एन्यूटी पे भी उस तरीके का नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर ये करे क्या? तो अलग अलग संघों का जो मांग चल रहा है कि ओपीएस जो लोग डिमांड किए
किए हुए हैं। तो इसी बीच में 8th CPC का एक गजट आया है और 8th CPC का गजट ये 3 नवंबर 2025 को आया था। इस विषय पे हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर 7th CPC का टर्म ऑफ प्रेफरेंस और 8th CPC के टर्म ऑफ प्रेफरेंस में NPS में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि टर्म ऑफ प्रेफरेंस में 8th CPC के टर्म ऑफ प्रेफरेंस में जो बातों पे चर्चा किया गया है इसमें NPS और UPS दोनों को कंबाइंड करके चर्चा किया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन प्रणाली सहित अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की समीक्षा करना है टर्म ऑफ प्रेफरेंस में और उस पर सिफारिश करना। यानी यहाँ पे जो बात हुआ है 8वें वेतन आयोग में NPS में जो बात हुआ है कि NPS में क्या सुधार होगा या क्या बदलाव होगा, टर्म ऑफ प्रेफरेंस में जो बातें आए केवल और केवल डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या है, यानी ये उन NPS सब्सक्राइबर्स के लिए ही केवल बात किया जाएगा जो अपनी सरकारी सेवा अवधि के दौरान उनकी असामयिक निधन हो जाता है। केवल 8वें वेतन आयोग में NPS वाले लोगों के लिए बस इतना ही बात होगा। अगर बात करें अब भी अगर रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की तो 7th पे में ये मैक्सिमम 20 लाख रुपया रहा है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है OPS वाले लोगों के लिए क्या बात हुआ है यहाँ पे कि OPS वाले लोगों को भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी 1 जनवरी 2004 से पहले जो केंद्रीय सेवा में आए हैं तो उनके लिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन यहाँ जब आप NPS में देखेंगे तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे पेंशन से रिलेटेड बातों को चर्चा में नहीं लाया गया है। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में आखिर ऐसा क्या है जिस पे यहाँ पे इस पे सिफारिश करने की बात 8th CPC में चला है। देखिए यहाँ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में क्या है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर 1 साल अपने सर्विस के दौरान अगर असामयिक निधन हो जाता है तो उसमें उसे बेसिक पे का 2 गुना दिया जाता है। 1 साल से 5 साल के बीच में होता है अगर असामयिक निधन तो बेसिक पे का 6 गुना और 5 से 11 वर्ष के बीच में अगर होता है तो बेसिक का 12 गुना, 11 से 20 साल के बीच में होता है तो बेसिक का 20 गुना और 20 साल से अगर ऊपर वाले में होता है तो 6 महीने के वो कैलकुलेशन किया जाता है 33 टाइम्स से। तो ये तो बातें हो गए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अब यहाँ पे देखिए एक सर्विस ग्रेच्युटी की, तो सर्विस ग्रेच्युटी की तो वहाँ पे तो बात हुई नहीं है। तो सर्विस ग्रेच्युटी में जिस तरीके से अब कोई व्यक्ति जैसे जब रिटायर्ड करता है अपनी सर्विस को कंप्लीट करके, जहाँ पे उसकी मैक्सिमम अमाउंट 20 लाख दिए जाते हैं सर्विस के आधार पे कैलकुलेशन करके दिया जाता है। 8वें वेतन आयोग में केवल इतना ही बात किया गया है NPS वाले लोगों के लिए और UPS वाले लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं गजट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 7th पे कमीशन का है और यहाँ पे कुछ NPS की बातें पेंशन से रिलेटेड 7th CPC में किया गया था और 7th CPC और 8th CPC में NPS वाले लोगों के लिए कितना अंतर कर दिया गया है यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। देखिए 7th CPC में चर्चा किया गया था कि 1/1/2004 को अथवा उसके बाद अगर कोई केंद्र सरकार में अपॉइंट हुआ है तो वैसे सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ यानी रिटायरमेंट बेनिफिट और नई पेंशन योजना के दायरे में अगर वो आते हैं तो कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन भी शामिल है। देखिए यहाँ पे 7th पे कमीशन में पेंशन में संशोधन का बात किया गया था और उस पर सिफारिश प्रभावी होने की तारीख से पहले जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे उन पे भी लागू होगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग जब एकदम सब लोगों को ज़रूरत है, NPS वाले लोगों को एकदम ज़रूरत है कि यहाँ पे जो मूल बातें हों वो बातें पेंशन से रिलेटेड हो, लेकिन ये बात को 8th CPC के टर्म ऑफ प्रेफरेंस से गायब कर दिया गया है जो 7th CPC में था। अब देखिए अगर 7th CPC में अगर पेंशन में संशोधन की बातें किया गया था तो 2016 में 7th CPC लागू हुआ था और इसका जो अगर आप प्रभाव देखेंगे तो 1 अप्रैल 2025 को एक भारत में NPS के अंतर्गत ही एक नई पेंशन प्रणाली शुरू कर दिया गया UPS केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अब इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये पेंशन की जो संशोधन का यहाँ पे चर्चा किया गया वो यहाँ पे अब UPS को लागू किया गया। अब UPS अगर बात करें कि NPS और UPS में अगर तुलना करते हैं तो NPS वाले लोगों को चांस दिया गया कि आप UPS में जाइए, लेकिन UPS इस तरीके का मतलब कर्मचारियों को लगा कि बिल्कुल NPS को ही ज़्यादा अच्छा समझे UPS में जाने के तुलना में, NPS में ही लोग रह गए। अगर बात करें तो लगभग 3-3.5% लोग
पूरे कर्मचारियों का यूपीएस में गए हैं। मतलब जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि बड़ी कम संख्या में, यानी एक बड़ी संख्या में लोग एनपीएस में ही रुक गए, इस इंतजार में कि कुछ उनके रिलेटेड पेंशन से संबंधित कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिस पर बातें होंगे। लेकिन अभी तक 8th सीपीसी में एनपीएस की पेंशन में कोई बात न होना, ये आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और केंद्र के तर्ज पे जो राज्य एनपीएस को अपनाए हुए हैं उन लोगों के लिए ये एक बड़ा जो आने वाले समय के भविष्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए क्योंकि बाजार व्यवस्था में जो प्रतिस्पर्धी जिस तरीके से बाजार व्यवस्था बना हुआ है उसमें वो 40% अमाउंट के एन्युटी का पैसा से कर्मचारियों की जो दैनिक दिनचर्या है वो अभी कंप्लीट नहीं होता हुआ दिखता है। और 60% अगर बात करें, अगर वो बैंक के आधार पे भी अगर उससे ब्याज अगर कलेक्ट करने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में बिल्कुल जिस तरीके से 2016 में ब्याज की व्यवस्था था, प्रतिशत वार्षिक मिलता था, ठीक 2026 में भी उसी तरीके का है। यानी वो वहाँ स्टेबल है, मार्केट स्टेबल नहीं है लेकिन ब्याज प्रतिशत स्टेबल है। अब इसका जो है खामियाजा एकदम डायरेक्ट एम्प्लॉय को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन लोगों को भी इस चीज़ के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बात करें कि एनपीएस में रिलेटेड एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है, खास करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए, अगर इसमें संशोधन नहीं होता है तो आने वाले समय में बाजार व्यवस्था से एनपीएस एम्प्लॉय को जूझना पड़ सकता है। तो फिर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा एनपीएस यूपीएस से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।